नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। रीढ़ की हड्डी को हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इस सपोर्ट सिस्टम में किसी तरह की दिक्कत आ जाए तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? खराब लाइफस्टाइल, गलत खान पान और लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल, साइटिका एंड साइक्लोसिस जैसी समस्याएं भी आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही हैं, और उन आदतों को कैसे सुधारें। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्विसेज मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम से डॉक्टर अरुण भनौत। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों को। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, स्पाइन जिसे हमारे शरीर का सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, लेकिन आजकल जी स्पाइन से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो डॉक्टर इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका जो प्रमुख कारण है अनुज जी, वो है जो जीवन में हमारा जीवन शैली जीने का तरीका बदल गया है। पहले अगर हम कुछ दशकों पहले की बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल बड़ा एक्टिव होता था। बहुत सारे काम हमें पैदल चल के या साइकिल पे जाना हो, जिसमें फिजिकल वर्क रिक्वायर्ड होता था, उनसे करने पड़ते थे। आजकल डेट में क्या हो गया है कि या तो हम कोई व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए, या वर्क फ्रॉम होम हो गया, या घर के बैठे ही सारी चीजें डिलीवर हो रही हैं। तो आपका जो रोजमर्रा के जीवन में जो बिना आपके चाहे ही एक्सरसाइज हो जाती थी, वो वाला कंपोनेंट बहुत कम हो गया है। उसकी वजह से हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीने लग गए हैं, जिसमें हमसे ज्यादातर काउच पे बैठे रहना, जिन्हें काउच पोटैटो भी बोलते हैं। जी बच्चे भी आप देखेंगे तो वो घर में ही बंद रहते हैं ज्यादातर, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्टिव फिजिकल एफर्ट करें। उसकी वजह से जो है, ये हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है इन प्रॉब्लम्स के ज्यादा बढ़ने में। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने लाइफस्टाइल की बात करी, तो मैं उसी में जोड़ना चाहूँगा कि और इसमें ऐसी कौन सी आदतें हैं जो स्पाइन से जुड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं? बिसाइड्स जो हमने अभी तक आपको बताया, इसके अलावा जो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, जो हमारे जिंदगी का ऑलमोस्ट एक एसेंशियल हिस्सा सा बन गए हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि बिना मोबाइल या बिना लैपटॉप की काम करे हम कोई भी मेजर अपने जो रोजमर्रा के काम हैं उनको पूरी तरह अकम्प्लिश कर पाए। सो उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंस है। और चलो, काम के रिलेटेड तो जो डिपेंडेंस है ही है, जो हमारी आदतन इसकी यूजेज है, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा यंगस्टर्स जो हैं या यंग एडल्ट्स, वो इंस्टाग्राम रील्स में घुसे रहते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं। वो एक के बाद एक, जैसे बोलते हैं ना, बिंज वॉचिंग करते हैं। जी तो वो कई बार उनको पता ही नहीं चलता, घंटों घंटों उसके सामने बैठे रह जाते हैं। और जब वो घंटों घंटों बैठते हैं तो उनके पोस्चर भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता कि वो सीधा चेयर पे बैठ के कर रहे हैं। कभी वो बेड पे आधा लेटा आधा बैठा होंगे, कभी सोफा पे आधे लेटे होंगे। जो अपनी पीठ के कर्वेचर को सीधा 90 डिग्री पे जैसे स्वस्थ पोस्चर मानते हैं, वो उसको इग्नोर करते हुए हर तरह के गलत पोस्चर में बैठ के घंटों घंटों अपनी गर्दन, लोअर बैक और अपर बैक के ऊपर स्ट्रेस डाल के रखते हैं, जिसकी जी वजह से जो पीठ के जोड़ हैं या पीठ के अंदर को जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमें लचीलापन प्रदान करती हैं, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, उन सबको वो अफेक्ट करता है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर्वाइकल और साइटिका की तरह और कौन सी ऐसी स्पाइन से जुड़ी समस्या हैं जो आजकल लोगों को हो रही हैं? सर्वाइकल और sciatica जैसे आपने बताया, डेफिनेटली सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा स्पाइन के अंदर इन्फेक्शन होना, या स्पोर्टिंग एक्टिविटी के अंदर अगर गलत तरीके से कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी करी, जंपिंग एक्टिविटीज हो गई, या ओवर हेड बेंडिंग बोलते हैं, या कई बार आजकल लोग जो है वो जिम के बड़े शौकीन होते हैं और बिना प्रॉपर गाइडेंस के अगर या बिना प्रॉपर वार्म अप के वो इन सब चीज़ों को करने लग जाए तो इंजरी भी हो सकती है। सो ये प्रमुख कारण हैं जो हमें ओपीडी में या हॉस्पिटल में स्पाइन के मरीजों में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने बताया, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द, जिसे हम सर्वाइकल या लो बैक पेन बोलते हैं, शियाटिका जिसका मतलब है कि कूल्हे से लेके टांग में दर्द जाना, और सर्वाइकल के साथ साथ बाजू में दर्द जाना, जिसे हम रेडिकुलर पेन बोलते हैं। और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में चोट होना या इन्फेक्शन होना, टीबी एक अपने आप में कॉमन कारण है हमारे देश में भी। ओके डॉक्टर अरुण, स्कॉलियोसिस और काइफोसिस
में क्या अंतर जी। होता है? जो आप स्कोलियोसिस और काइफोसिस टर्म्स यूज कर रहे हैं, ये जी। बेसिकली स्पाइन के कर्वेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाके बताता हूँ कि हमारी स्पाइन की जो बोन है, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं, ये मल्टीपल वर्टिब्रा से बनी होती है। जैसे दीवार में ईंट के ऊपर ईंट रख के दीवार खड़ी होती है, राइट। इसी तरह हमारी स्पाइन जो है ये 33 वर्टिब्रा, जिन्हें हम हिंदी में मन के बोलते हैं, ओके। वो एक के ऊपर एक खड़े होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा मॉडल दिखा सकता हूँ कि एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये तीसरी बोन है, ऐसे ही एक के ऊपर एक ये 33 होते हैं। तो ये सामने से देखें और साइड से देखें तो इसमें दो तरह के कर्व होते हैं। जब हम सामने से देखते हैं तो ये सीधी दिखनी चाहिए, और जब हम साइड से देखते हैं तो इसमें बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक आगे एक पीछे, फिर आगे का कर्व और फिर पीछे का कर्व, ऐसे करके होते हैं। तो जो स्कोलियोसिस है उसका मतलब है कि जब हम सामने से किसी को देखें तो उसकी रीढ़ की हड्डी दाएं या बाएं को कर्व हो जाती है एबनॉर्मली, उसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। जी। और जो काइफोसिस होता है वो तब है अगर हम किसी को साइड से देखें, वो आप सामने है और आप उसके प्रोफाइल में देख रहे हैं, तो उसका जो शरीर है वो आगे की तरफ झुका दिखे, जो जी। सीधा खड़ा होने की बजाय वो जैसे हम ऐसे देख रहे हैं साइड से, तो नॉर्मली सीधा दिखना चाहिए, वो ऐसे को झुका हुआ है, इसे हम काइफोसिस बोलते हैं। और अगर सामने से देखें और उसकी जो कर्वेचर है वो इधर को जाए या इधर को जाए तो उसे स्कोलियोसिस बोलते हैं। ओके। डॉक्टर अरुण, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आजकल कम उम्र में ही सर्वाइकल जैसी समस्या होने लगी है, तो कम उम्र जी। में इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का क्या कारण है, और आगे चलकर ऐसी प्रॉब्लम का उनकी स्पाइन हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है? जी, ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है अनुज जी। आज के युग में जो युवाओं के अंदर, आपने शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ही बताया कि ये भयानक रूप से इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जी। और मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा जो हमें समझ में आता है कि ये लाइफस्टाइल है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई जीन्स बदल गए हैं, जो हमारे 25-30 साल पहले थे जेनेटिक लाइन वही है, पर क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल बदले हैं, हम लोग कंप्यूटर्स के आगे ज्यादा बैठे रहते हैं, ऐसे शोल्डर आगे झुका के कई कई बार घंटों घंटों देखते रहते हैं और ध्यान ही नहीं रहता कि हम गलत पोजीशन में बैठे हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स नहीं लेते, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं हैं, जो डिस्क हैं या जो जॉइंट्स हैं पीछे, जिसे हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं, इनकी न्यूट्रिशन जो है अफेक्ट होती है। मसल जो है वो स्पैज्म में चले जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली कंट्रैक्ट रहते हैं, जब तो वो टाइट हो जाते हैं। ओके। इन सब वजहों से मिलजुल कर फिर डिस्क को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो फ्रेगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है, न्यूट्रिशन उसकी खराब हो जाती है, तो उसे भार सहने की क्षमता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो अपनी जगह छोड़ के जहां नर्व्स होनी होती हैं, जो नर्व्स हमारी बॉडी में गर्दन से लेके बाजू में जाती हैं, वो उनको पिंच करेगी, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। सो ओके। इस वजह से ये इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है आपसे, आपने अभी कंप्यूटर की बात की, तो आजकल जी। लोग कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं, ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं और बड़े गलत स्टाइल से भी बैठ जाते हैं, क्योंकि जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनका सारा फोकस काम पे होता है। तो उस समय बिल्कुल। में उन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी स्पाइन हेल्थ अच्छी रहे? जी, ऐसे केसेस में ना हम आजकल बहुत एक्टिवली अर्गोनॉमिक्स एट वर्क प्लेस करके कुछ टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाता है। हम ये सब चीज़ें एजुकेट करते हैं, मैं और हमारे बहुत सारे ऑल ओवर द कंट्री एंड वर्ल्ड जो कोलीग्स हैं, टाइम टू टाइम समझाते हैं लोगों को कि आपको अपने, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर काम करना अब एक मजबूरी है, अब इससे बचा नहीं जा सकता, पर हाँ, इसकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरा एफर्ट प्रयास कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? एक तो अपने पोस्चर को, सही पोस्चर क्या है, कैसे अपना कंप्यूटर होना चाहिए, आई लेवल क्या है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए स्क्रीन से, और कितने समय लगातार करना चाहिए। हम ऑन एन एवरेज हम एज ए थंब रूल बोलते हैं कि 30 टू 40 मिनट्स के बाद आपको अपनी सीट से चाहे 1 या 2 मिनट के लिए उठ सकें तो उठ जाएं, और थोड़ा सा अपने टेबल के अराउंड ही टहल करके आ जाएं, जिससे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मसल्स हैं उनको थोड़ी सी जो ब्रेक मिल जाए, जो कॉन्टिन्यूस एक ही तरह की पोजीशन में वो कंट्रैक्ट करके रखी होती हैं। इसी तरह देर इज ए रूल कॉल्ड रूल ऑफ 2020, जैसे अपने 2020 क्रिकेट बड़ा कॉमन है, तो इजी टू अंडरस्टैंड फॉर आवर पॉपुलेशन। उसका मतलब है कि 20 मिनट तक अपनी स्क्रीन को देखें और हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर 20 सेकेंड्स के लिए हटा लें नजर, तो जिसमें आप आईज को ब्लिंक कर सकते हैं, आप गर्दन को थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, शोल्डर्स को श्रग करके स्ट्रेच कर सकते हैं। सो इस तरह की जी। छोटी छोटी चीजें अगर सीख लें और आईज के ऊपर भी इससे जो असर नेगेटिव होता है उससे भी बच सकते हैं। सो ये
मॉडिफिकेशंस करने से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि कई लोगों को बैक पेन की समस्या बहुत रहती है और वो उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, मूव लगा लिया या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लिया जिससे उनका बैक पेन कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है। तो उन्हें जी। इसकी वजह से आगे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? अनुज जी, बैक पेन जो है वो एक रियलिटी है, ऑलमोस्ट हर एक को फेस करना पड़ता है, जी। हमें सबको अपने जीवन काल में। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये सब चीजें हम करते हैं, प्लस वैसे भी जो हम जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी के जो ऑर्गन पार्ट्स हैं जिनके अंदर मूवमेंट होती है उसमें थोड़ी बहुत वेयर एंड टेयर होना लाजमी है। वो वेयर एंड टेयर जो है एज के साथ अपने आप अकोमोडेट होती जाए, शरीर को कष्ट ना दे, दर्द ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही वो दर्द करती है तो वो हमें हमारे जीवन के बाकी कामों में इंटरफेरेंस हो जाती है। तो जो कॉमन बैक एक है, जैसे काम ज्यादा किया या मान लीजिए ज्यादा नीचे के झुक के बेड के नीचे से कुछ सामान निकालते रहे बार बार, या नीचे झुक के काम करना पड़ता है जिन लोगों को, या वजन का काम करना पड़ता है, उनको अगर कभी कभार ऐसा दर्द हो तो रेस्ट करके, या जैसे आपने बताया वो लोग मूव लगा लेते हैं, गर्म पानी की सिकाई कर लेते हैं, इन सब चीजों से अगर तो आराम आ जाता है, एक आधी बार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये चीज रेकरेंट हो, रेकरेंट मतलब थोड़े थोड़े समय बाद फिर से आनी शुरू हो जाए, और जैसे पहले आधा घंटा वो काम करते थे तो होती थी, फिर 25 मिनट पे हो जाए, फिर 15 पे हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये आम रीढ़ की दर्द नहीं है, इसमें डॉक्टर को मिलना जरूरी है। क्योंकि इसका लक्षण, इसका मतलब ये होता है कि अंदर स्ट्रक्चरली जो चेंज है वो सिग्निफिकेंट है, वो सिर्फ मसल स्पैज्म नहीं है। जी। जैसे फैसेट आर्थराइटिस है, पीछे की रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ हैं उनमें आर्थराइटिस आ गया, या जो डिस्क होती है जिसे हम जिसका नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है स्लिप डिस्क, भी अपनी जगह छोड़ के, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर इस तरह के कोई फीचर्स हों जो कि मरीज को तो नहीं पता चलता, उसे तो यही लगेगा कि मुझे जी, पीठ दर्द ही हो बिल्कुल। रहा है, पर जैसे मैंने बताया जहां रिकरेंट हो, जहां लंबे समय तक रहे, जल्दी ठीक ना हो, या उसके अलावा कूल्हे में टांग में भी दर्द जाए, तो या बाजू में दर्द जाए, तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाके इसकी कंसल्टेशन करनी चाहिए, इसके बारे में राय लेनी चाहिए। और अगर वो कोई सजेस्ट करें कि भाई ये सीरियस प्रॉब्लम है तो उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन, जैसे एक्सरे एमआरआई कराएं, और ज्यादातर तो डॉक्टर आपको देख के शुरू में यही बताएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा हो सकता है और ये उसकी रेमेडी है, जिसे निवारण करने के लिए जैसे हमने पहले ही समझा कि जी, बिल्कुल। पोस्चर सुधारना, एक्सरसाइज करना। समटाइम डॉक्टर ये भी होता है कि लोग गलत तरीके से झुकते हैं या फिर कोई चीज़ गिर गई है तो उसे गलत तरीके से झुक के उठाते हैं, अपने पैरों को नहीं मोड़ते हैं, डायरेक्ट स्पाइन के थ्रू अपने बिल्कुल, आप को करते हैं, तो इस वजह से भी वो सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अभी हमने एब्सोल्युटली जैसे आपने। जी। जी जी, बताइए बताइए। जी, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर हमारे एमआरआई के लिए बोलते हैं चीज़ के लिए, तो इसमें किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं? जी। सो एक तो आपने अभी जो बोला कि गलत तरीके से झुकते हैं, उसमें आपने बिल्कुल सही बोला कि हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि अगर कहीं भी झुक के कुछ पकड़ना भी पड़े तो जी। आधा जो है आपको नीज बेंड करने चाहिए और आधा थोड़ा सा स्पाइन झुका सकते हैं, रादर देन कि सारा बेंडिंग स्पाइन पे हो। दूसरा, अगर कोई वजन उठाना भी पड़ जाता है तो उसको अपनी बॉडी के जितना पास रखेंगे उतना आपकी स्पाइन पे लोड कम आएगा। जितना आप दूर उठा के बाजू को लंबा, जैसे दूर से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो ऐसा ना करें जिससे कि रीढ़ की हड्डी पे स्ट्रेस ज्यादा आता है। ओके। दूसरा, आपने अभी पूछा कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं। ज्यादातर जब भी रीढ़ की हड्डी की समस्या आती है और आप डॉक्टर से मिलते हैं और उसे लगता है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, तो उसमें वो एक्सरेज, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, या कुछ स्पेशल एक्सरेज होते हैं जिसमें पेशेंट्स को हम उसकी रोजमर्रा की लाइफ में जैसे जैसे उसको सिम्टम आते हैं उसी तरह जी। की बॉडी पोजीशंस में रिक्रिएट करके हम एक्सरे करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि अंदर स्ट्रक्चर में क्या कोई बीमारी आई है, या ये अभी स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है पर उसकी अर्ली लक्षण है। ओके डॉक्टर, हमने जैसे कि सिम्टम्स की बात की और हमने उसके बाद इसके टेस्ट के बारे में भी जाना। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके ट्रीटमेंट के मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जी। और सर्जरी जो होती है उसकी सलाह कब दी जाती है? मैं ट्रीटमेंट से पहले मैं दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जो तो हमने आम रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम बताई, उसको तो हमने बताया कि दवाइयों या मे बी ए लिटिल बिट ऑफ पेन किलर और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो जाता है। पर जहां आपको डॉक्टर को लगता है कि दिक्कत ज्यादा है और वो एमआरआई वगैरह कराते हैं, तो उसमें
ज्यादातर जो पाया जाता है वो ये है कि जैसे ये रीढ़ की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी है, ये मणके हैं और इनके बीच में ये जो ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है इसको हम डिस्क बोलते हैं। ये जो डिस्क है ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीलापन देती है। जैसे अगर मैं इसको मूव करके देखूं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, और इसी तरह की मूवमेंट ये पीछे, ये फ्रंट का पार्ट था और ये पीछे है, तो इसी तरह की मूवमेंट ये यहाँ जॉइंट है, यहाँ राइट और लेफ्ट जॉइंट दिख रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ये इसे हम मोशन सेगमेंट बोलते हैं, कंबाइन। तो ये जो डिस्क है अगर अपनी जगह जो दो मनकों के बीच में है ये छोड़ के बाहर को आ जाए, जहां यहाँ पे आपको रेड जैसा दिख रहा है, इससे मतलब ये अपनी जगह छोड़ के आ गई और इसने इस नस को, जो ये यहाँ पे नस बाहर जाती है, उसको टच किया, तो इसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क या शियाटिका। इसी तरह की अगर डिस्क अपनी जगह छोड़ के गर्दन वाले पार्ट में बाहर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल विद राइट आर्म पेन और लेफ्ट आर्म पेन। जैसे बहुत तेज दर्द होता है लोगों को, जैसे सर्वाइकल पेन बोला जाता है। ओके। ज्यादातर ज्यादातर लोगों, अच्छी बात यह है कि अगर किसी को ऐसा हो भी जाए तो ज्यादातर 75 to 80% चांसेस हैं कि जो 80% पेशेंट्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप नेचुरल तरीके से ही ठीक हो जाते हैं। उनको सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब दर्द बहुत ज्यादा होता है तब डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, अच्छी गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत है कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, आप दवाई लीजिए, थोड़ा सा रिलेटिव रेस्ट लेना होता है। बट किसी भी तरह का अनक्वालिफाइड पर्सन से मैनिपुलेशन के लिए मैं तेरी रीढ़ की हड्डी मनका सेट कर देता हूँ, गर्दन सेट कर देता हूँ, ये काम ना करें और जो बताया जाए उसको प्रॉपरली फॉलो करें। कभी कभी हम सर्वाइकल कॉलर एज ए रेस्ट की तरह देते हैं, लंबर बेल्ट जिसे बोलते हैं लोग, बेल्ट बांध देते हैं कमर में, वो भी एक टेम्परेरी मेजर होता है ताकि पेशेंट को उस बॉडी पार्ट को जिसमें दर्द हो रहा है उसमें आराम मिल जाए। ओके डॉक्टर अगर अरुण, वो जी जी प्लीज। अगर वो 80% केसेस में नहीं ठीक आते, जैसे जैसे मैंने बताया कि नेचुरली ठीक हो जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है नॉर्मली 4 हफ्ते से लेके 8-10 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाता है 80% पेशेंट्स में। ओके सो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कहीं शुरू से ही कोई सीरियस प्रेशर साइन दिख जाए नर्व में तो हमें सोचना पड़ता है, बाकी 80% पेशेंट्स में ये अपने आप ठीक हो जाता है। ओके डॉक्टर अरुण, फिजियोथेरेपी इसके ट्रीटमेंट में कितना बड़ा रोल निभाती है और किस समय आप फिजियोथेरेपी कराने की सलाह देते हैं मरीज को? जी, तो फिजियोथेरेपी भी बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है हमारे इस मैनेजमेंट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स में, क्योंकि फिजियोथेरेपी सिर्फ ये नहीं होता कि कोई मशीन से सिकाई कर दी, कोई करंट लगा दिया। फिजियोथेरेपिस्ट जो है, अच्छे ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट आपको उसके उन सब ट्रीटमेंट्स के अलावा आपको उठने बैठने का तरीका, आपके अर्गोनॉमिक्स, पोस्चर को करेक्शन जो है वो चाहिए, वो गाइड करते हैं। फिर वो आपको एक्टिव एक्सरसाइजेस की सलाह देते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आप स्वयं से अपने घर में ही अपने बेड पे या जमीन पे लेट के आसन लगा के कर सकते हैं। वो जो एक्सरसाइजेस हैं उन्हीं का जो है लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन है आपको स्वस्थ रखने में और इन पीठ की या गर्दन की समस्याओं से बचाए रखने में। ओके डॉक्टर अरुण, अगर किसी भी इंसान की सर्जरी होती है स्पाइन की, तो उसमें जो कितना मतलब टाइम लगता है रिकवर होने में और उस सर्जरी को सक्सेसफुल होने में क्या मतलब वो रहती हैं? जी, क्या ये सक्सेसफुल हो पाती है सर्जरी? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही रेलेवेंट और ज्वलंत प्रश्न आपकी, जैसे हिंदी में बोलते हैं, वो है जी कि लोगों के मन में इसका बड़ा भय होता है कि कहीं ये सक्सेसफुल होती भी है कि नहीं है। पहली बात, जैसे मैंने बताया कि 80% लोगों को सर्जरी की आवश्यकता होती ही नहीं है अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। ओके फिर जो 15-20% है जो नहीं ठीक होते, तब डॉक्टर को सोचना पड़ता है कि और क्या तरीका है जिससे हम इनको सोच के करें। जो 20% बच गए, कई बार आजकल हम लोग उनको स्पाइन में इंजेक्शंस लगा के भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके अगर उससे भी ठीक ना हो तब हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब सर्जरी में क्या होता है कि जैसे मैंने भी बताया कि ये जो डिस्क है ये अपनी जगह छोड़ के इसने नर्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब अगर वो श्रिंक नहीं होती या वो नस से दूर नहीं जाती अपने आप नेचुरली, तो फिर हमें ऑपरेशन करके उस पर्टिकुलर हिस्से को कट करके निकालना पड़ता है वहां से, ताकि वो नर्व को इरिटेट ना करे और पेशेंट को जो लेग में पेन आ रही है। अच्छा, एक और चीज है अनुज जी, एक चीज हम समझना जरूरी है कि जो मैंने पहले बताया, सिर्फ दर्द नहीं होता। जी जब नर्व के ऊपर प्रेशर हद से ज्यादा हो जाए या एकदम सडनली आए, उस सिचुएशन में बिसाइड्स पेन कई बार लोगों के पैर में या हाथ में काम करने की क्षमता भी जो कम हो जाती है, जिसे हम ओके पार्शियल पैरालिसिस बोलते हैं। ओके या कई बार लोगों का पेशाब या लैट्रिन का रास्ता ही रुक जाता है, कि ऐसा नहीं कि मैकेनिकल रुक गया, जो उसको कंट्रोल करने वाली नसें हैं वो ब्लॉक हो गई
तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि पेशाब आया या नहीं आया, या अपने आप निकल जाता है, या कंट्रोल नहीं रहता। तो ये सीरियस फॉर्म ऑफ नर्व प्रेशर है। ऐसे में कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जैसे ही किसी पेशेंट को ये वाले सिम्टम नजर आए, उनको तुरंत अपने पास के किसी भी डॉक्टर में इमरजेंसी में चाहे जाना पड़े तो जाना चाहिए, और ताकि वो जो भी उसके लिए जांच और आगे सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर इंडिकेटेड हो तो वो करें। तो सर, अब आते हैं जी, सर्जरी। सर्जरी की रिकवरी में कितना समय लगता है आखिर? हम तो बिफोर रिकवरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्जरी का लोग सोचते हैं कि सक्सेस रेट कितना है। तो जहां प्रॉपरली क्वालिफाइड और ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्पाइन सर्जन्स आजकल हमारे देश में हर शहर में मौजूद हैं, जब सर्जरी वहां पे होती है तो, और प्रॉपरली इंडिकेटेड के तरीके से होती है, जो उसका करेक्ट प्लान है अगर वही किया जाए, तो हम ये देखते हैं कि मोर देन 85 टू 90% पेशेंट जो हैं सर्जरी से बेनिफिट हासिल करते हैं। सो दैट मीन्स कि जो आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाता है कि कितने परसेंट लोगों को सक्सेस रेट है, जी, अगर मैंने उसमें कंडीशन है कि प्रॉपर सेंटर होना चाहिए, ट्रेन्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होने चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ मैच करता है तो ये देखा गया है, ये हम एक सेंटर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपनी नेशनल एसोसिएशन में भी डिस्कस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सब जगह पे अगर कंबाइंड भी देखें तो मोर देन 90% पेशेंट्स को सेटिस्फैक्टरी आउटकम देखने को मिलता है। ओके। डॉक्टर, इसका रिकवरी रेट है वो कितने टाइम में पूरा हो जाता है, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सर्जरी जो है ये अलग अलग किस्म की सर्जरी होती है अनुज जी। एक होता है कन्वेंशनल ओपन स्पाइन सर्जरी, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, और तीसरी जो आजकल मोस्ट मॉडर्न मानी जाती है वो है एंडोस्कोपिक या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तो जो कन्वेंशनल सर्जरी है कभी कभी वो भी करनी पड़ती है, क्योंकि मरीज में दिक्कत इतनी होती है, कई बार बहुत सालों तक वो बीमारी को इग्नोर करते हैं और कॉम्प्लेक्स करके लाते हैं, तो फिर वही करनी पड़ती है। पर जहां पे हम मॉडर्न माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक सर्जरी करें, अब जैसे माइक्रोस्कोपिक सर्जरी वहां पे चीरा जो है शरीर में सिर्फ 1-1.5 इंच का आता है, ओके, जबकि एंडोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें हम एक छोटा सा कैमरा दूरबीन में डालते, पेशेंट की रीढ़ की हड्डी में चला जाता है, और फिर वो उसमें तकरीबन आप मान लीजिए 8 mm का कट आता है सिर्फ, और ओके, उसी के थ्रू हम स्पाइन को अंदर से देख लेते हैं, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम एरिया है उसको हम एड्रेस कर देते हैं, प्रॉब्लम को निकाल देते हैं वहां से, और मरीज की जो नस है वो फ्री हो जाती है। ओके, तो नेचुरली जब कट कम है, सर्जरी का मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो पेशेंट्स जो है वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जैसे अगर माने कि चलना कब शुरू करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि वो सेम डे ऑफ ऑपरेशन चल सकते हैं, अपने आप टॉयलेट जा सकते हैं, अपने लिए सेल्फ केयर की एक्टिविटीज जो है विद इन ए डे और टू वो अपनी कर सकते हैं। सो किसी पे उनको डिपेंड नहीं होना पड़ता। ओके, बहुत लंबे समय तक लोगों को बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो कई बार लोगों के मन में ना यह भ्रम होता है कि मैंने स्पाइन सर्जरी कराई तो पता नहीं कितने महीनों तक मुझे रेस्ट करना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर साहब कितने महीनों या हफ्तों तक रेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर यह है कि अधिकतर केसेस में बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। अच्छी सर्जरी होने के बाद जब रिजल्ट अच्छा आता है तो पेशेंट जो है वो जल्दी खड़ा होकर इंडिपेंडेंटली चलना फिरना शुरू कर देता है। ओके। डॉक्टर, चलते चलते मैं आपसे बस एक सवाल जानना चाहूँगा अपना, कि स्पाइन को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए हमें क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, और क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें खाने चाहिए ज़्यादा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अनुज जी आज की वार्तालाप का, क्योंकि जैसे हम मानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जी, हम भी इसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि बीमारी को बढ़ने ना दें या आने ही ना दें। तो जो जिन जिन कारणों को हमने अभी डिस्कस किया, अगर हम अपनी लाइफ में से उन कारणों को कम कर दें, जैसे मैंने पहले ही बताया वर्क रिलेटेड यूज ऑफ गैजेट्स परमिटेड, पर उसमें भी कंडीशंस हैं कि आप आधे पौन घंटे से ज्यादा लगातार ना करें, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लें, 20 मिनट का ब्रेक ले लें, गर्दन के लिए थोड़ा टहल लें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, अगर वो चलते फिरते रहें, सैर करें, या एक्सरसाइजेज जो हैं जनरल स्पाइन की एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे हमारे योग में भी हैं, या आप अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके थोड़ी सी राय ले सकते हैं, वो आपको सिखा देते हैं। यूट्यूब पे के ऊपर भी अच्छे रिसोर्सेज जो ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज हैं वहां से अगर आप सीखें, हर जगह पे नहीं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी आप मानते हैं कि कई चीजें ऑथेंटिक है और बहुत जी, सारी जो है वो अनऑथेंटिक करप्ट है। भी होती हैं। जी, सो अगर वहां से सीख के आप उनको अपनी जीवन का अभिन्न अंग बना लें तो आपको 95% चांसेस हैं कि ये समस्याएं नहीं आएंगी। अब ओके, आते हैं खान पान के ऊपर। तो हेल्दी खाना जिससे कि आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि वजन अपने आप में हम सब मानते हैं कि ओबेसिटी एक बीमारी जो ऐसी है जो 100 बीमारियों का घर हो सकती है। जी, सो ओवरवेट ना होने दें अपने आप को, सीडेंट्री लाइफस्टाइल को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं कम करें। ये नेचुरली और भी चीजों में कोलेटरल बेनिफिट है। अगर आप पैदल चल के जाएंगे बजाय कि कार या स्कूटर या बाइक उठा के, तो आप
वातावरण में भी प्रदूषण कम करेंगे, आपको ही बेनिफिट मिलेगा कि आपको साइंस जो है इजी मिलेगा। जी। फिर विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच डाइट, ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई। सो ये सब चीजें जो हैं अगर हम इनके ऊपर ध्यान दें और सनलाइट का एक्सपोजर जितना भी रेगुलरली पॉसिबल है जी। वो करें, तो ये सब चीजें हमारी हड्डियों को मजबूत रखती हैं। एक्सरसाइजेज जो हैं वो उनको लचीला रखती हैं, और अगर बॉडी वेट को अगर हम प्रॉपरली मेंटेन रखें तो वो आपको ओवरवेट ओवरलोड होने से बचाता है आपकी स्पाइन को, और आपकी स्पाइन जो है वो हेल्दी रह सकती है। डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। गलत लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर का हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से आज सभी उम्र के लोगों में रीढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए लंबे समय तक बैठे रहने से बचें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की आदत डालें और एक बैलेंस डाइट जरूर खाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.